हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि आप आजकल जो फॉर्म आए हुए थे अधिशासी अधिकारी कर व राजस्व निरीक्षक के, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं वर्णमाला के ऊपर। ठीक है, वर्णमाला के ऊपर एक टॉपिक है। ठीक है, वर्णमाला के ऊपर एक टॉपिक है हमारा दोस्तों, और इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वर्ण के बारे में। ठीक है, सभी जानते हैं वर्ण क्या होते हैं और वर्णमाला क्या होती है। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं, आप सब जानते हैं। ठीक है, वर्ण क्या किसको कहते हैं ये देखते हैं। देखो, वर्ण क्या होता है, वर्ण का अपनी एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, और अगर हम टोटल वर्णों की हिंदी में अगर हम बात करें, टोटल वर्णों की अगर हम बात करते हैं, तो टोटल वर्ण हमारे पास कितने हो जाते हैं मेरे साथियों, 52 है हिंदी में टोटल वर्ण। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में अगर बात करें, भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हम जानते हैं दोस्तों, ध्वनि होती है। क्या होती है, ध्वनि, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं, ध्वनि या वर्ण। ठीक है, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह ध्वनि होती है, और जब उसी ध्वनि को हम लिख देते हैं, ठीक है, जब उसी ध्वनि को हम लिख देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को ही हम क्या बोलते हैं मेरे साथियों, वर्ण कहते हैं। और हिंदी में वर्णमालाओं की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है मेरे साथियों, 52 होती है। ठीक है, ये आप सब जानते हैं। आज अगर हम बात करते हैं, तो आज हम सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मेरे साथियों, तो हम करेंगे स्वरों की बात करते हैं। हम सभी जानते हैं वर्ण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर वर्ण होता है मेरे साथियों, ठीक है, एक मिनट, एक स्वर वर्ण होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है व्यंजन वर्ण। क्या होता है मेरे साथियों, व्यंजन वर्ण। दो प्रकार के वर्ण हमारे पास हिंदी में है, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या बात करेंगे, स्वरों के बारे में बात करेंगे, स्वरों के वर्गीकरण के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अधिशासी अधिकारी का या फिर कर राजस्व निरीक्षक का अगर आपने सिलेबस देखा होगा, तो उसमें सबसे पहले स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण के ऊपर 15 क्वेश्चन पूछने की बात की गई है। तो इसी 15 नंबर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी टॉपिक को हम तैयार करेंगे, कौन सा वाला, स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है मेरे साथियों, स्वरों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले अगर हम स्वरों की बात करते हैं, स्वर हमारे पास कितने हैं मेरे साथियों, टोटल हमारे पास 11 स्वर हैं। वो कौन कौन से आप जानते होंगे, आ, ई, उ, री, फिर ए, ठीक है, इसी तरह से ओ, औ। ये हमारे पास 11 स्वर हैं मेरे साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, तो हमारे पास स्वरों की संख्या अगर हम देखते हैं, स्वरों की संख्या अगर हम देखते हैं, तो स्वर हमारे पास 11 हैं। और अगर इनकी मात्राओं की बात करते हैं मेरे साथियों, तो इनकी 10 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, जबकि ये स्वर 11 हैं लेकिन मात्राएं कितनी हैं, 10 हैं। तो इसमें ये छोटा आ है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। बाकी आप सभी जानते हैं इनकी सभी की क्या होती है, मात्रा होती है। जैसे कोई भी वर्ण आप ले लीजिए, कोई वर्ण, जैसे मैं का वर्ण लेता हूँ, तो का वर्ण में इसकी मात्रा लगाऊँ तो बड़ा का हो जाएगा, इसकी मात्रा लगाऊँ की हो जाएगा, इसकी बड़ी ई की मात्रा लगाऊँ तो की हो जाएगा, इसका छोटा कु हो जाएगा। इस तरह से आप सभी जानते हैं इनकी ये मात्राएं होती है, आप सब इससे अवगत हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इनका वर्गीकरण सीखेंगे। क्या सीखेंगे, वर्गीकरण। अब वर्गीकरण हम क्या करेंगे कि भाई ये वर्ण का क्या मतलब है, इन वर्णों का क्या मतलब है, या इनका उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है, ये घोष हैं कि सघोष हैं, अल्प प्राण है कि महाप्राण है। तो इन सभी स्वरों को हम अलग अलग छंटनी करेंगे। ठीक है, छंटनी करेंगे और देखेंगे कि कौन से स्वर किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो स्वरों का अगर हम वर्गीकरण करते हैं मेरे साथियों, तो स्वरों का वर्गीकरण आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। तो जो सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण
जो हमारे वर्गीकरण हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं, तो स्वरों का वर्गीकरण करेंगे जब, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देता हूँ ना, स्वरों का वर्गीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे साथियों, वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण आप कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं स्वरों का वर्गीकरण की बात करूं, तो सबसे पहले हम बोलेंगे भाई स्वरों का वर्गीकरण मात्रा या फिर काल या फिर समय के आधार पर। अगर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मात्रा या काल या समय के आधार पर, समय के आधार पर स्वर आधार पर देखेंगे क्या स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कौन कौन स्वर होते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर पहले हम पूरे टाइप यहाँ लिख देता हूँ मैं, उसके बाद एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे मेरे साथियों मुखाकृति, मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। मुखाकृति मतलब मुहा की जो आकृति बनती है बोलते समय, इन स्वरों को बोलते समय जो मुख की जो आकृति बनती है उसके आधार पर हम करेंगे, ठीक है। तीसरा हम करेंगे मेरे साथियों क्या, देखो भाई इसमें क्रम का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि किस किस आधार पे हम लोग क्या करते हैं, स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मुख विवर के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर, जो हमने देख लिया, मुख विवर के आधार पर। इसी तरह चौथा अगर हम इसका वर्गीकरण करेंगे तो हम करेंगे क्या, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। नंबर 5 अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों, तो दोस्त हम करेंगे उच्चारण स्थान मतलब कौन से स्वर कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं उसके आधार, उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन स्वर होते हैं। देखो दोस्तों यूकेपीसीएस के माध्यम से ये पेपर होना है, तो इनमें से किसी भी बोल देगा भाई ओष्ठाकृति मतलब कौन से स्वर वृत्तमुखी है, बोल देगा कौन निम्न में से कौन सा स्वर संवृत्त स्वर है, कौन सा अर्ध संवृत्त है, कौन सा विवृत्त स्वर है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब जब आपने वर्गीकरण सीखा होगा अच्छे से, तभी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। छठा अगर हम देखें तो घोषत्व के आधार पर अगर हम करें, घोषत्व के आधार पर। सातवां हम देखें अगर प्राणत्व के आधार पर, अल्प प्राण है कि महाप्राण है, घोषत्व मतलब घोष है कि अघोष है, ठीक है। इन आधारों पे हम लोग क्या करेंगे मेरे साथियों, हम स्वरों का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण देखेंगे कि कौन से स्वर कहाँ से बोले जाते हैं और कौन सा स्वर किस कैटेगरी में इसमें हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन आधार पर हम लोग क्या करेंगे आज स्वरों का। अब एक और अगर हम देखें तो वो है दोस्तों नासिका या मुंह के आधार पर, ठीक है। तो इन 7-8 प्रकार से हम इनका वर्गीकरण करेंगे। और सबसे पहले जो हम वर्गीकरण करने वाले मेरे साथियों, वो हम करने वाले हैं किस आधार पे, हाँ किस आधार पर करने वाले हैं, समय या मात्रा काल के आधार पर। देखो दोस्तों जो हमने ये लिखे हैं 7-8 प्रकार, तो आपको इनका क्रम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपको ये याद रखना है कि कौन सा स्वर किस वर्गीकरण में आता है, किस उसमें आता है, किसमें वर्गीकरण में आता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों मात्रा काल या समय के आधार पर। मात्रा काल या समय के आधार अगर हम बात करता हूं, दूसरा पेन लेके देखो भाई, मात्रा या समय काल या समय के आधार पर हम बात करता हूं, तो इसका कहने का मतलब ये है मेरे साथियों, आप किसी स्वर का जब उच्चारण करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा स्वर में कितना समय लग रहा है बोलने में, उसी को हम समय या काल या मात्रा, मतलब किस स्वर को बोलने में कितना समय लग रहा है, उसी को मात्रा या काल या समय के आधार पर इसको वर्गीकृत कर लेते हैं। हो सकता है किसी स्वर को बोलने में कम समय लग रहा हो, कुछ थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो, तो उसको हम उस हिसाब से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो मात्रा काल समय के आधार पर हम बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं, वैसे 2 प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। अब 2 प्रकार कौन होते, तो 3 प्रकार के हैं मेरे साथियों। अब 2 प्रकार में इसलिए बोल रहा हूँ कि जो दूसरा कैटेगरी है इसका भी 2 प्रकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, सबसे पहले हम देखते हैं ह्रस्व
स्वर। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए मेरे साथियों, ताकि परीक्षा में आपका जो 17 नवंबर को जो पेपर है इसका, ठीक है, 17 नवंबर या 29 नवंबर का इसका पेपर होने वाला है, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर कौन होते हैं? वे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, ठीक है, या जिनको बोलने में हमारी जो प्राणवायु है बिना किसी रुकावट बाधा आदि के बाहर निकल जाती है, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे छोटा आ, छोटा ऊ, छोटी ई और री। इनको जब आप उच्चारण करेंगे तो हमारी जो प्राणवायु है ना बहुत कम मात्रा में निकलेगी बाहर। जैसे मतलब इनको हम अगर बोलूं तो इसको एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं मेरे साथियों, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। मतलब एक मात्रा का समय लगता है, छोटा सा समय लगता है इनको बोलने में, आ, उ, ई और री, ठीक है। तो इनको बहुत कम समय लगता है। इन 4 वर्णों को हम किस में रखेंगे? कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? कौन से वर्गीकरण में रखेंगे? मात्रा काल समय के आधार पर। और ये कौन सा कैटेगरी में आता है? ह्रस्व स्वर में आता है। इसको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा स्वर होता है मेरे साथियों, वो होता है आपका दीर्घ स्वर। दूसरा कौन सा होता है? दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है आपका? तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब एक मात्रिक स्वर को, एक मात्रिक हो गया, ये दीर्घ स्वर को हम लोग कहते हैं द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब मेरे साथ दीर्घ स्वर का परिभाषा अगर हम देखें तो दीर्घ स्वर कहता है कि वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर या एकमात्रिक स्वर में लगे समय के दोगुने के बराबर जो समय लगता है, उनको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं, ठीक है। और टोटल दीर्घ स्वरों की बात करते हैं मेरे साथियों तो ये 7 होते हैं। टोटल दीर्घ स्वरों की अगर बात करें तो ये 7 होते हैं, ठीक है। और 4 यहाँ निकल गए, 1 2 3 4 11 स्वर होते हैं, तो 4 यहाँ निकल, बचे कितने? 7। अब इन 7 स्वरों को भी हम कैटेगराइज करते हैं अगर, ठीक है। तो अगर हम 7 स्वरों को भी कैटेगराइज करते हैं, दीर्घ स्वरों को भी कैटेगराइज करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ये जो 7 मैंने बोला इनमें भी वर्गीकरण है, ठीक है। तो एक होता है दोस्त हमारा संधि स्वर। कौन होता है? संधि स्वर, ठीक है। संधि स्वर या संधि दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर है ये होता है आपका त्रिमात्रिक स्वर, ठीक है। तो संधि स्वर कौन होते हैं? वे स्वर मेरे साथियों, या सजातीय स्वर भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं? सजातीय स्वर भी कहते हैं, ठीक है। संधि स्वर वे स्वर होते हैं जो 2 समान स्वरों के मेल से बनते हैं। देखो दोस्तों, परिभाषा आप लिखते रहिए, ठीक है। क्या कहते हैं, अधिशासी अधिकारी का जो पेपर है यूकेपीएससी के माध्यम से होने वाला है, और आप सभी जानते हैं कि थोड़ा पेपर का लेवल हाई रहने वाला है। तो संधि स्वर किसको कहते हैं? ये संधि स्वर कौन है? दीर्घ स्वर का ही एक खंड है। संधि स्वर वे स्वर होते हैं जो 2 सजातीय स्वरों या 2 समान स्वरों के मेल से बनते हैं। सजातीय में जिनकी एक ही जात बस समान स्वर, ठीक है, उनके मेल से बनते हैं। तो सजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं, ये द्विमात्रिक स्वर है और दीर्घ स्वर की कैटेगरी में आता है। तो सजातीय स्वर, क्या बोला मैंने? सजातीय स्वर, स्वरों के मेल से बनता भाई, ये सजातीय स्वरों के मेल से बनता है, ठीक है। अब ये होते मेरे साथियों कितने? 3। देखो, एक होता है, देखो बड़ा आ होता है मेरे साथियों। ये कैसे बनेगा? वह छोटा आ प्लस छोटा आ, या बड़ा आ प्लस बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ, ये कैसे भी। तो ये क्या हुआ? आ मिलके क्या बना दिया? बड़ा आ बना दिया। दूसरा होता है मेरे साथियों बड़ी ई। ये बनेगा आपका छोटी ई प्लस छोटी ई। बड़ी ई भी बना सकता है, ये छोटी बड़ी ई बना सकता है। तो सजाते 2 सेम प्रकार, मतलब जो सेम स्वर होते हैं उनको हम सजाते स्वर कहते हैं। और तीसरा होता है मेरे साथियों बड़ा ऊ। तो ये बनता छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो ये हो गया बड़ा ऊ। तो ये 3 वे स्वर हैं जो सजातीय स्वर हैं और इनको संधि स्वर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं हम, अभी प्लुत स्वर तो थोड़ी देर में बोलेंगे, पहला दूसरा स्वर आता है। देखो भाई 3 ये हो गए। अब कितने बचे? 7 में से 4 बचे हैं। उन स्वरों को बोलते हैं दोस्तों संयुक्त स्वर। प्रश्न आ जाएगा मेरे साथियों कि निम्न में से कौन सा एक संयुक्त स्वर है, या निम्न में से कौन सा एक संधि स्वर है या सजातीय स्वर है? संयुक्त स्वर, ये कौन सा वाला स्वर चल रहा है? दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर भी बोल सकते हैं आप, सिंपली आप संयुक्त स्वर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जो 2 विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं, या फिर जो 2 असमान स्वरों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। चलिए,
तो वो कौन से स्वर हो गए? जैसे अब देखो बड़ा ये सब छूट गया, ये भी हमने यहाँ डाल दिए। अब कौन से बचे हमारे पास? ए बचा, ए बचा, ओ बचा मेरे साथियों, और कौन बचा? औ। ये तो बचे 4 स्वर। तो 4 ये हो गए और 3 ये हो गए 7। ठीक है, तो ये ए कैसे बनेगा? आ प्लस ई से बनेगा। ये आई कैसे बनेगा? आ प्लस ए से बनेगा। ओ कैसे बनेगा? आ प्लस ऊ से बनेगा। और ये कैसे बनेगा? आ प्लस ओ से बनेगा। तो ये हो गया, देखो असमान स्वर। ये आ है, ये ई है, ये आ है, ये ए है, ये आ है, ये ऊ है, ये अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, औ, 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 औ। ठीक है, तो ये हो गए। तो ये हो गया आपके कौन से स्वर? संयुक्त स्वर, जो 2 असमान स्वरों के मेल से बनते हैं। तो 4 और 3 7। अब आते हैं दोस्तों हम अंतिम कैटेगरी ह्रस्व स्वर या मात्रा काल के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो इसको प्लुत स्वर कहते हैं। इसको आप ये और ये द्विमात्रिक स्वर थे मेरे साथियों। दीर्घ स्वर की कैटेगरी में थे, द्विमात्रिक स्वर हैं। अब इसको हम त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, त्रिमात्रिक। ठीक है, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर वे स्वर होते हैं जो ह्रस्व स्वर से तिगुना समय या फिर दीर्घ स्वर से दुगुना समय के बराबर उच्चारण करने में समय लगता है। तो वो हो गया, जैसे इसको दिखाने का तरीका है हिंदी का 3। बात समझ में आई? ऐसे दिखाते हैं इसको। ठीक है, तो जब हम इसका प्रयोग कब किया जाता है मेरे साथियों? जब आप किसी अमुक व्यक्ति के लिए पुकार लगाते हैं। जैसे बोलिए मोहन, जब आप ऐसे पुकारोगे मोहन, बहुत लंबा है ना, हन, तो वही चीज ये जो बीच में आ रहा है, जो बीच में जो गैप लगा, लंबाई जो खींची आपने, वही पुरुष स्वर का वो होता है। इसको उच्चारण करते हैं हम उसका। जैसे आपने बोला राम, राम बोला, राम हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप आवाज लगाओगे तो बोलेगा राम। ठीक है, तो ऐसे बोलेगा आप। तो ये ऐसा 3 लगाएंगे डॉट डॉट, तब बाद में आप राम का उच्चारण होगा ऐसा। ठीक है, जब आप किसी अमुक व्यक्ति के लिए पुकार लगाते हैं या किसी को, जैसे गांव में अगर किसी भाइयों को पुकारना है तो छत के ऊपर खड़े होकर हम क्या बोलते हैं? जिस व्यक्ति का नाम होगा, जैसे मानो आपको किसी लड़की को बुलाना है गांव में, बहन को, या किसी भाई को बुलाना, जैसे राम मान लेते किसी लड़के का नाम है, क्या बोले? राम इधर आ। ऐसे नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? राम, कहीं दूर हो, राम इधर आ जा। ठीक है, तो वो क्या हो गया? आपका प्लुत स्वर हो गया। तो ये हो गया मेरे साथियों पहला वाला। अब हम देखते हैं दोस्तों दूसरा है, जैसे जीव के उत्थापित भाग के आधार पर भी हम कर सकते हैं इसको। जीव के दूसरा कैटेगराइज करेंगे हम इसको, जीव के आधार पर बोलेंगे या जीव के उत्थापित भाग। मैं लिखा कि नहीं लिखा यहाँ पे, वो आपने नोट किया होगा। अब हम देखेंगे जो दूसरा, जीव या जीवा। ठीक है, जीव के उत्थापित भाग के आधार पर स्वर। कौन सा स्वर जीव के किस भाग से उच्चारित किया जाता है, उसको हम जीव के उत्थापित भाग के अनुसार आपको देखना होता है। ठीक है, जीव के उत्थापित भाग के आधार पर ये जो स्वर होते हैं मेरे साथियों, ये 3 प्रकार से कैटेगराइज करे गए हैं यहाँ पे। पहला जो प्रकार है मेरे साथियों, उसको बोलते हैं हम अग्रभाग। जीव के उत्थापित भाग मतलब जीव के कौन से भाग से बोला जा रहा है वर्ण। ठीक है, कहाँ से उससे ध्वनि निकलती है? जीव के आगे वाले भाग से, मध्य वाले भाग से, या पश्च वाले भाग से। तो वही वाला अग्र स्वर बोलेंगे हम इसको, कौन होते हैं? मध्य स्वर बोलेंगे, कौन होते हैं? और तीसरा और अंतिम है पश्च स्वर। किसके आधार पर हम बात करें मेरे साथियों? जीव के। अब मैं यहां पर अगर जीव को बनाऊं ऐसे, ये हमारी जीव है। ठीक है, इसको मैं कैटेगराइज करूं ऐसे 3 भागों में, तो ये हो गया आपका अग्रभाग जीव का, ये आपका मध्य भाग हो गया मेरे प्यारे भाइयों, और ये हो गया आपका कौन सा? पश्च भाग। जहां पश्च या जड़, जहां से जीव जुड़ी हुई है उसको जड़ भाग बोलते हैं हम लोग। तो पश्च भाग यहाँ पे, तो यहां से हमारे जीव कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब आप नाम से समझ गए होंगे कौन से क्या है। देखो भाई, अग्र स्वर वे स्वर होते हैं जो जीव के अगले मतलब प्रारंभिक भाग से बोले जाते हैं। शुरुआती भाग, शुरुआत तो हम जहाँ से जहाँ बोले जाएंगे, नोक से बोलेंगे जहाँ पे, है ना। ये आगे वाला भाग, जीव के अग्रिम भाग से जब बोलते हैं कोई वर्ण, उसको हम अग्र स्वर बोलते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन स्वर होते हैं? जैसे आगे से बोलेंगे आप, अब आप लगा लीजिए
आप बोलेंगे ई, ई, ई उच्चारण करो, जीभ के अगला भाग प्रयोग हो रहा है, ई, बाकी पीछे का बंद हो जा रहा है। ई, ए देखो, ए और री, ये स्वर है मेरे साथियों अग्र स्वर। मध्य स्वर में देखो जरा, आ, छोटा आ, ये यहां लिख देता हूं, ये मध्य स्वर है, ये ई उ नहीं, ए और री, ये आपके कौन से स्वर, 4 स्वर कौन से अग्र स्वर हो गए। ये आ आपका कौन सा हो गया, मध्य स्वर हो गया, और ये पश्च स्वर। बाकी जो रिमेनिंग है भाई 1 2 3 4 5 6 चले गए, तो बचे कितने, 5 स्वर। वो कौन कौन से हैं, ऊ, जब आप देखो ऊ बोल के देखो तो ऊ आपका जो जहां पे जीभ शुरू हो रही है वहां से उच्चारित हो रहा होगा, देखो ऊ, ओ औ, ठीक है, ये चीज ऊ ओ औ हो तो कैसे, देखो 1 2 3 4, अच्छा ये बड़ा आ भी तो बचा हुआ है, बड़ा आ, ठीक है। अब देखो दोस्तों एक स्वर आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, इसमें जो अंग्रेजी का जो आगत स्वर ऑफिस लिखना, ऑफिस हिंदी में ऐसे लिखते हैं, तो ये स्वर है कौन सा वाला, अंग्रेजी वाला, तो ये आगत स्वर है, तो ये भी आपका जीभ के पछले भाग से बोला जाएगा, पश्च भाग से बोला जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, प्रश्न आया हुआ है इसके ऊपर कई बार, किन्हीं में से कौन सा एक पश्च स्वर है, तो ये आपका पश्च स्वर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके कौन से आधार पर, जीभ के उत्थापित भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने कर दिया, ठीक है। तो विशेष रूप से ध्यान रखिए इसको, ई ए और री आपके अग्र हैं, छोटा आ मध्य है, और बाकी के जो रिमेनिंग है वो आप कहाँ चले जाएंगे। तो इन दोनों को याद कर लीजिए तो ये अपना नाम निकल आएगा, या इन दोनों को याद कीजिए ये अपना नाम निकल आएगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों काम आपको ऐसे ट्रिक से पढ़ना है कि कम मेहनत लगे और ज़्यादा आपको आउटपुट मिले, ठीक है। तो ये दिमाग देखो, लेबर वाला काम नहीं करना है तो तरीके वाला काम करना है, ठीक है। लेबर काम करोगे तो फिर नौकरी नहीं मिलने वाली, आपको थोड़ा दिमाग से काम करना, कैसे मैं जल्दी जल्दी रटूं, कैसे मैं कम टाइम में अधिक गेन करूं, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब तीसरा जो हम देखने वाले हैं ओष्ठाकृति के आधार पर देख लेते हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर, मतलब ओष्ठ की आकृति के आधार पर जब हम किसी स्वर वर्ण को उच्चारण करते हैं तो होंठ की या ओष्ठ की जो वो है आकृति वो कैसे बनती है। देखो तो ये 2 प्रकार से हम देखते हैं, एक हम देखते हैं वृत्ताकार या वृत्तमुखी, बोल सकता है वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी का आप समझ गए होंगे भाई, ऐसे स्वर जिसका उच्चारण करते समय हमारे जो होंठ हैं वो गोल सा हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं ऊ, देखो मेरा मुंह देखो, ऊ बोलो ना, ऊ ओ औ, देख रहे, तो ये ऊ ओ आओ, और अंग्रेजी का आओ, समझ रहे बात को, ये वाला अंग्रेजी का आओ, ये वाला आओ, ये आ जाएंगे किसमें, वृत्तमुखी में आ जाएगा मेरे भाइयों। अब बच गए बाकी के, कितना आसान याद करना, देखो जरा, आपने जो वृत्तमुखी का आपने उच्चारण करना है और अपने मुंह की गोलाई को देखना है। तो देखो ई गोल नहीं बना, ई आ ई ऊ गोल, ए ओ औ, और अंग्रेजी का औ, तो ये हो गया गोल वृत्ताकार, ठीक है। चलिए अब बाकी के जो हमारे बच जाते हैं तो उसको अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी, अवृत्ताकार स्वर बोलेंगे मेरे भाइयों, या क्या बोलेंगे आप, अवृत्तमुखी स्वर। अब इनके अलावा जो बच गए हैं मेरे भाइयों, छोटा आ, बड़ा आ, ए री, ठीक है, ये आपके कहाँ हो जाएंगे, कोई छोटा तो नहीं, आ ई भी तो है, ई और ई, तो ये स्वर आपके क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों, ये आपके हो जाते हैं अवृत्तमुखी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अवृत्तमुखी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनमें वृत्त बन ही नहीं रहा, हमारा चपटा हो जा रहा ऊँट, ठीक है, आ ए ई और री, कोई गोलाकार हो ही नहीं रहा, तो इसलिए हम क्या बोलें, इसको अवृत्तमुखी स्वर बोलते हैं।
तो देखो भाई 3 वर्गीकरण यहां पे हो चुके हैं। अब देखते हैं हम मुख्य विवर के आधार पर, मुख्य विवर के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर भी बोल सकते हैं आप इसको, है ना, मुखाकृति के आधार पर। ठीक है। अब इससे पहले क्या था, ओष्ठ के आधार पर। तो इससे हम देखते हैं दोस्तों, ये 4 प्रकार का होता है, 2, 3 और ये 4 में लिख देता हूं यहां पे। एक होता है मेरे दोस्तों संवृत स्वर, संवृत स्वर, संवृत स्वर। दूसरा होता है अर्ध संवृत, पहले लिख देते हैं हम लोग, अर्ध संवृत स्वर। तीसरा होता है आपका विवृत स्वर, और चौथा और अंतिम होता है आपका अर्ध विवृत, विवृत स्वर। अब देखो भाई, संवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमारा जो मुख की आकृति है या जो मुख विवर है हमारा लगभग बंद सा रहता है। ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं खुलता है, बहुत कम खुलता है, बहुत ही कम, तो उसको हम बोलते हैं संवृत स्वर। ठीक है। और अर्ध संवृत स्वर वे स्वर होते हैं जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो वो उच्चारण करते समय मुख थोड़ा सा, मतलब संवृत स्वर थोड़ा ज्यादा खुल जाता है, थोड़ा ज्यादा खुल जाता है। अगला है हमारा विवृत स्वर। विवृत मतलब समझ रहे हैं आप लोग, बहुत ज्यादा खुला होना। तो विवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिसमें हमारा मुंह सबसे अधिक खुल, लगभग पूरा ही खुल जाता है। जब आ बोल रहे हैं तो पूरा ही मुंह खुल रहा है। और अर्ध विवृत में क्या आ जाता है, इस स्वर से थोड़ा सा कम, विवृत स्वर से थोड़ा सा कम या इसके लगभग आधे के बराबर जो जब हमारा मुंह खुलता है और उनसे जो स्वर उच्चारित होते हैं उसको हम अर्ध विवृत स्वर में रख देते हैं। तो परिभाषा आपने समझ ली। तो संवृत स्वर में देखेंगे हम लोग, संवृत स्वर में आते हैं आपके ई, देखो उच्चारण कर बहुत कम खुल रहा है, ई और ए और ओ, सॉरी ये नहीं होंगे, ई ऊ और री, और क्या आपका री। ये जो 4-5 स्वर हैं ये आते हैं आपके किस में, संवृत में। और अर्ध संवृत में आते हैं आपके कौन से, ए और ओ, ये आते हैं आपके किस में, अर्ध संवृत स्वर में आते हैं। ठीक है। और विवृत में आता है आपका बड़ा आ, जब आप उच्चारण करेंगे इसका तो आ, बड़ा आ हो जाएगा, तो इसमें बहुत ज्यादा मुंह खुलेगा। अब बाकी इनमें से देखो जो कहीं है, देखो उनको यहां लिख दो, छोटा आ, बड़ा आ तो आ गया, ई भी आ गया, ऊ भी सब आ गया, ए, फिर ए नहीं आया मेरे साथियों, ओ आ गया, औ नहीं आया। ठीक है, ये ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हो गया। अब एक और भी तो है अंग्रेजी वाला, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, तो ये औ स्वर ये आ गया आपका अर्ध विवृत में। तो ये वे स्वर हैं दोस्तों जो मुख विवर और मुखाकृति के आधार पर बोले जाते हैं, इनको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसा है। चलिए अगला हम देखते हैं मेरे साथियों, अगला जो 5वां जो हमारा वर्गीकरण है वो है हमारा क्या, नासिका या मुंह या नाक से उच्चारित स्वर। ठीक है, 5वां है हमारा। 5th नंबर पे अगर हम देखें, नासिका या नाक या मुंह से उच्चारित स्वर के आधार पर हम देखेंगे। अगर इसके आधार हम देखेंगे दोस्तों तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका अनुनासिक, एक होता है आपका अनुनासिक स्वर। ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है अनुनासिक या निर्नुनासिक स्वर। इसको हम दोस्तों मौखिक स्वर भी कह लेते हैं, मौखिक, इसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों, मौखिक स्वर के नाम से भी बोल देते हैं। अनुनासिक, सॉरी मौखिक स्वर ये नहीं है, मौखिक स्वर इसको बोल देते हैं मौखिक स्वर।
इसको मौखिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखो भाई, अनुनासिक का मतलब होता है वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे जो स्वर, जो आवाज़ है, जो सांस है, वो लगभग नाक से बाहर निकलती है, उसको हम बोलते हैं अनुनासिक स्वर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? अनुनासिक स्वर। ठीक है, जिसमें हमारी आवाज़ जो है, जो श्वास वायु है, मुँहा प्लस नाक दोनों से आती है, मुँहा प्लस नाक, नाक से थोड़ा ज़्यादा आती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक स्वर बोलते हैं। जैसे आ तो है, तो मुंह से आवाज़ सांस आ रही है, नाक से नहीं आ रही। ठीक है, तो नाक से ज़्यादा आ रही है। ई ये है, ई हो जाएगा, ये चंद्रबिंदु लगा देते हैं उस वर्ण के ऊपर जो अनुनासिक स्वर होते हैं। ठीक है, ए तो ऐसे बोलेंगे, मतलब नाक से आपने आवाज़ निकालनी है। तो इस तरह से आप जिन स्वरों के ऊपर चंद्रबिंदु लगा देंगे, ये वाला बिंदु लगा देंगे, वो आपके अनुनासिक हो जाएंगे। और बाकी जो स्वर अनुनासिक या निरुनासिक, जिनका नासिका से लगभग बहुत कम हवा निकलती है, उसको हम बोलते हैं अनुनासिक या निरुनासिक या मौखिक स्वर। जैसे आ हो गया, सभी स्वर जो भी आपके हैं, वो ये स्वर क्या कहलाते हैं आपके? निरुनासिक या अनुनासिक या मौखिक स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ये वाले। देखो कितना ईजी है मेरे साथियों। अगला छठा प्रकार है मेरे साथियों, छठा जो है वो है हमारा क्या? उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर जब हम किसी भी स्वर का जब उच्चारण करते हैं, तो कोई स्वर आपके कंठ से निकलेगा, कोई तालु से निकलेगा, कोई मूर्धा से निकलेगा, कोई दंत से निकलेगा, कोई ओष्ठ से निकलेगा, कोई है ना, कोई दो जगह से निकलेगा, दंत ओष्ठ से निकलेगा, कोई दंत तालु से निकलेगा, कोई कंठ तालु से निकलेगा, इस तरह से। ठीक है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर तो कौन सा स्वर हमारे मुख से कहाँ से उच्चारित होता है, उसी का आधार वर्गीकृत करें इसको अगर हम लोग, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले देखो भाई, कंठ से उच्चारित, कंठ से होते हैं स्वर उच्चारण, कंठ से होते हैं। आपका क्या बोलते हैं? तालु से होते हैं कुछ स्वर उच्चारण, तालु वाले स्वर होते हैं, मूर्धा वाले होते हैं। देखो दंत वाले नहीं होते हैं, दंत से कोई भी स्वर उच्चारित नहीं होता है, दंत वाले, तो दंत लिखना बेकार है ना। और एक हो गया आपका ओष्ठ, ओष्ठ वाला स्वर। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कंठ, दो उच्चारण स्थान रखने वाले स्वर, कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, कंठ तालु बोलते हैं इनको। कंठ, कंठ्या तालव्य ऐसे भी बोल सकता है, कंठ तालव्य, कंठ्या तालव्य, मूर्धन्या, ओष्ठ्या, इस तरह से बोल सकते हैं आप, और सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं ना। और तीसरा स्थान होता है, अगला स्थान होता है कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ बोल सकते हैं इसको। ऐसे स्वर जिनका दो उच्चारण स्थान होता है। और कंठ स्वर की अगर हम बात करते हैं, तो जो आपका छोटा आ है और जो बड़ा आ है, वो आपके कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ठीक है, अगला तालु से जो आपका छोटा ई है और जो आपका बड़ा ई है। ठीक है, और मूर्धन्या या मूर्धा स्वर आपका जो री है, ये री जो स्वर है, ये आपका कहाँ बोला जाएगा? मूर्धन्य से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाते हैं। अब ओष्ठ स्वर कौन से होते हैं? ओष्ठ से बोलने वाले, अब है ना, जो होंठों से बोला जाते हैं, जैसे ऊ, ऊ, ओ और औ। ठीक है, और अंग्रेजी का औ, ये वाले। अब ये मैंने यहां लिख दिए हैं, ये सही भी है और गलत भी है। अब क्यों सही? अब यहां पे ए और ऐ भी है, ऐसा। ये वाले ध्यान देने वाली बात है, देखो ये वाली। ठीक है, ये पे ध्यान देने वाला इसलिए है क्योंकि जो ये ए और ऐ है, ये दोस्तों आपके कंठ से भी बोले जाते हैं और तालु से भी बोलते। इसको यहां भी रख सकता हूं मैं इसको ऐसे। इनका उच्चारण स्थान दो है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान दो है, कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। तो यहां आप अगर रखना भी चाहो तो रखो, नहीं भी रखना चाहो तो मत रखो। इसी तरह से ओ की मैं बात करता हूं, ये कंठ से भी और ओष्ठ से भी दोनों जगह से बोले जाते हैं। तो यहां रखना चाहो तो रखो, नहीं तो इसको उन स्थान पर रखो जो इनका एक्चुअल में है। और मैं कंठ तालु की बात करता हूं, तो ए और ऐ आपके ऐसे स्वर हैं जो कंठ प्लस तालु, मतलब आप इनको यहां भी रख सकते हो और यहां भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों स्थानों से बोले जाते हैं ऐसे। इसी तरह से ये कंठोष्ठ ओ और औ,
और ये वाला ओ, अंग्रेजी वाला ओ भी ये यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये आप कंठ से भी बोले जाएंगे, देखो भाई, ओ औ और ओष्ठ यहाँ पे ओ और औ, तो इनके दो दो, तो ए ऐ और ओ औ के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, ठीक है। तो ये कंठ तालु और कंठ ओष्ठ से बोले जाते हैं, ठीक है। तो आपने इनको विशेष तरीके से ध्यान रखना है। देखो इसको याद करने का तरीका भी मैं बता दूं तुम्हें, अगर कैसे याद करना है इसको। सबसे पहले मिटा देता हूं इसको ना। सबसे पहले इनका क्रम लिख दो आप, क्रम, ठीक है। सबसे पहले कंठ होता है, तब तालु होता है, तब मूर्धा होता है, तब आपका ये दंत होता है, यहाँ पर दंत होता है, तब आपका लास्ट में ओष्ठ होता है। तो दंत से कोई भी वर्ण नहीं बोले जाते हैं, दंत से कोई भी वर्ण नहीं बोला जाता है, ठीक है। अब कैसे करना इनको याद, देखो कंठ तालु शुरुआत हो, कंठ तालु से शुरुआत आ से होती है, तो शुरुआत आ यहाँ रख दो भाई। तब क्या आता, ई आता है, तो ई यहाँ रख दो मेरे भाइयों, हो गया ना याद, देखो। और तब क्या आता, री, तब क्या आता मेरे भाइयों, री। अब री तो खैर ऊ के बाद आता है, तब री आता है मूर्धन्य में, क्योंकि अब ये दो तो आपने याद रख लिया। अब आपके पास ऊ है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। अगर थोड़ा सा अनुमान लगाएं आप इस पे जरा, तो ऊ ओष्ठ, देखो ओ, यहां से आ से इसको ध्यान रखो, ये तो आ गया, तो ओ, तो इनको आप ऊ और ऊ को यहां रख सकते हो, ऊ, तो ये हो गया ओष्ठ है वर्ण। अब देखिए ये भी लिख दिया हमने, ठीक है, री भी आ गया, ये भी आ गया। अब बचा क्या हमारा, ए और कौन बचा, आई बचा। अब आपने क्या करना है, क्रम देखना है। सबसे पहले इन दोनों का क्रम बनाओ, इन दोनों जोड़ी, इन दोनों क्रम से जोड़ी बनाओ। तो मैंने क्या बताया, कंठ तालु। अब देखो ये भी आ रखा है, 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 बचा कौन, ए ऐ, तो ए ऐ यहाँ रख दो, ये यहाँ रख दे मैंने, ए ऐ क्रम के बाद। अब क्या करना है, मूर्धन्य से सिर्फ री बोला जाता है। अब कंठ से लेकर सिर्फ ओ साथ आप क्या बना दो, गैप वो बना दो, तो ग्रुप। तो अब यहाँ तक तो आ गया। अब बचे कौन लास्ट के, दो, तो इन दो को लास्ट में रख दो। तो ऐसा आप इसको याद कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, समझ बात आई आपको, कि देखो भाई कंठ तालु इनका क्रम आप लिख लीजिए। दंत से कोई वर्ण नहीं बोला जाता है, तो दंत तो यहाँ लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले कंठ लिखा, तो स्वरों में सबसे पहले कौन आते हैं, दो दो जोड़ी बनानी है, आ और आ आता है तो कंठ में रख दिया इसको, सीधा सीधा बात है, ठीक है। तब ई आता है, तो दूसरा क्रम क्या है, उच्चारण स्थान का तालु है, तो ई आ गया, तो ठीक है। अब आता है देखो मूर्धन्य से हम ऊ, तो देखो हमें कौन हर कोई बच्चा जानता है, ऊ ओंठ क्या गोल गोल हो रहे हैं, तो ये से कहाँ से बोले जाएंगे, ओठ से बोले जाएंगे। तो बच्चा कौन, री तो यहाँ रख दो। ये सब रख दिया आपने, बिल्कुल रख दिया साहब। अब हमें पता है कि कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो दो दो स्थान रखते हैं। देखो ये भी हमने रख दिया, ये भी रख दिया, ये भी रख दिया, ये भी रख दिया, बच्चा कौन, ए ऐ ओ औ। तो ओ औ सबसे लास्ट में आता है, तो सबसे लास्ट में कौन है, ओष्ठ है, और सबसे पहले में कौन है, कंठ है, तो कंठ ओष्ठ में इसको डाल दो। और थोड़ा ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि ओ औ में होंठ का प्रयोग हो रहा है, तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि भाई कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाएंगे। दोनों देखो ए ऐ क्या है, कंठ और तालु, दोनों भी ये अगल बगल में दो दो को जोड़ा बना लो, कंठ तालु ए ऐ। तो इस तरीके से अगर याद करेंगे तो आप जल्दी इसको सीख सकते हैं, ठीक है। देखो भाई याद करने के लिए आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ तो अपने दिमाग में चलाना ही पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो ये था दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर। अगला जो हम वर्गीकरण करेंगे वो है हमारे प्यारे भाइयों, सातवां घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, अब घोषत्व के आधार पर हम देखें अगर, तो घोषत्व के आधार पर देखो एक होता है आपका सघोष, इसको हम घोष भी बोलते हैं, और दूसरा होता है अघोष। अघोष स्वर, देखो घोष या सघोष का मतलब क्या होता है, घोषत्व क्या हम बोल रहे हैं कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है, उन स्वरों को हम सघोष या घोष बोलते हैं। अघोष ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रिकाओं में कोई भी वाइब्रेशन हमें देखने को नहीं मिलती है, उनको बोलते हैं हम अघोष। ठीक है, समझ के बाद ये परिभाषा ये हो गई। तो देखो दोस्तों, घोष या सघोष वे वर्ण होते हैं आपके जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं की वाइब्रेशन होता है ना। तो सभी स्वर
सभी स्वर मेरे साथियों, आपके सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं, अघोष कोई नहीं होता है। तो घोषक तक के आधार पर अगर हम देखें तो हमारे स्वर कैसे हैं, घोष, घोष या सघोष स्वर्ण है। अंतिम 8वां है दोस्तों प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व मतलब श्वास वायु के आधार पर, किसको बोलने में कितने श्वास वायु लग रही है और किसको बोलने में कितनी ज़्यादा लग रही है, किसी कम लग रही है, उस प्राणत्व के आधार, जो प्राण वायु है हमारी श्वास वायु है उसके आधार पर हम देखें अगर, तो ये दो प्राण तो दो आधार होते हैं इसके, एक अल्प प्राण होता है मेरे साथियों, अल्प प्राण स्वर होंगे और एक होगा महाप्राण। देखो अल्प प्राण वे स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करते समय हमारे प्राण कम निकलती है, और महाप्राण जिनको उच्चारण करते समय बहुत ज़्यादा निकलती है। ठीक है, मतलब इससे दुगनी निकलती है, ज़्यादा निकलती है। तो महाप्राण हमारा कोई भी स्वर नहीं होता है, ये ध्यान रखना आपने। महाप्राण हमारा कोई भी स्वर नहीं होता है, सभी स्वर कैसे होते हैं, अल्प प्राण, आ से ये सब पूरे 11 के 11 स्वर जो हमारे हैं अल्प प्राण हैं, और 11 के 11 स्वर हमारे सघोष हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट, किसके ऊपर, स्वरों के वर्गीकरण के ऊपर। अब इसके बाद का जो हम टॉपिक लाएंगे वो लाएंगे मेरे साथियों व्यंजनों का वर्गीकरण, और ये हो गया आपका 15 नंबर का टॉपिक क्लियर। आई बात समझ में, 15 नंबर का टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाले जो व्यंजनों का वर्गीकरण जब हम कर लेंगे तो 15, उसके बाद हम इस टॉपिक के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, उस बार आप प्रैक्टिस करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको लिंक मिल जाए। ठीक है, और अगर आप कोई भी डाउट है मेरे साथियों इस वर्गीकरण में, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और हम उसका उत्तर आपको जल्दी दे देंगे। ठीक है, चलिए तो आप यही रखते हैं, धन्यवाद।